ओके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम मैथमेटिक्स वन, जो जनरली हम देखते हैं कि पेपर्स, जो मैथमेटिक्स वन के जो पेपर्स होते हैं उनमें हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाते, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन बातों पर हमें विशेष तौर पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि आज हम बात करेंगे डू एंड डोंट्स के बारे में मैथमेटिक्स वन बीटी 102। तो वन बाय वन हम समझते हैं कि क्या है। तो वर्ड्स हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने का। तो इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कमेंट्स करने की अपेक्षा आप केवल वीडियो को देखिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपके ऑटोमेटिकली मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। बस वेट करिएगा, ईयरफोन का यूज करिएगा, जिससे कि आपको बेहतर लिसनिंग और वीडियो लेक्चर्स वीडियो आपको दिखाई दे। तो अब वन बाय वन समझते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होगी। नंबर टू, हम आपके बात करेंगे आरजीपीबी की मार्किंग स्कीम क्या है, किस प्रकार से आरजीपीबी आपको कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको देती है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पेपर पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार का एग्जाम पेपर हमारे पास आता है, किस प्रकार से उसको हमें सॉल्व करना चाहिए। देन हम पिछले 5 सेमेस्टर के पेपर का एनालिसिस करेंगे, वैसे 5 नहीं है, 4 पेपर का एनालिसिस करेंगे। और फिर उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे आपको डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट यूनिट, जो इस पूरे एनालिसिस के अंदर निकल के आएगी, उस यूनिट पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से करना चाहिए, उस पर कुछ सॉल्व प्रॉब्लम भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आरजीपी में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय कुछ बातों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। केवल ध्यान से सुनिए, आपके सारी प्रॉब्लम वन बाय वन में सॉल्व करते जाऊंगा। बस पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा। अराउंड ये 1 आवर 20 मिनट 30 मिनट तक ये वीडियो लेक्चर खींचने वाला है। ठीक है, वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी, लेकिन 101% जब आप इस पूरे वीडियो लेक्चर्स को आप देख लेंगे लाइव सेशन के बाद, आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। नंबर वन, क्वेश्चन पेपर को, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर को 10 मिनट्स, पूरे घड़ी देखकर आपको 10 मिनट्स पढ़ना है। पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन पे मार्किंग करनी है, लेकिन ध्यान रखना मार्किंग हमें कभी भी क्वेश्चन पेपर पर किसी भी प्रकार का ना डॉट लगाना है, ना पेंसिल से मार्क करना, कुछ भी ऐसा मार्क नहीं करना है। आपको पास जो आंसर शीट दी आएगी उस आंसर शीट के पीछे आप लिख सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि मार्किंग क्वेश्चन पेपर पर नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से बनते हैं, जिससे आप पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप डिसाइड कर लो अपने माइंड में कि आप कौन कौन से क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देन जिन क्वेश्चन को आपने मार्क किया है, जिन क्वेश्चन को आपने मार्क किया, अब उनमें से देखो कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसमें आप कहीं भी अटक नहीं सकते। अटक नहीं सकते मतलब कि पूरा क्वेश्चन पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद है, जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि आप पूरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक या काटापीटी ना हो, यानी कि आप क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी बार बार उसे काटापीटी ना करें। अब एक बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लो, जब इन सब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई टीचर्स आपको ये बोलते हैं कि भाई आप अपने कॉपी के अंदर कुछ भी लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। भाई ये गणित है, ये मैथमेटिक्स है, इसमें ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट में कॉपी इस प्रकार से चेक नहीं होती हो, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आपने कुछ भी गलत लिखा है तो आप तुरंत पकड़ा जाएंगे। तो मैथ्स में आंसर शीट बनना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी करे वह सही करे, भले एक क्वेश्चन करे, 2 क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन करे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आप बेहतर तरीके से सॉल्व करें। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन में, कॉपी में क्वेश्चन किस प्रकार से लिखना चाहिए। मान लो अगर आपकी ये कॉपी है, इस प्रकार की अगर कॉपी अगर आपको दी हुई है, इस प्रकार की कॉपी दी हुई है, तो सबसे पहले टॉप पर, इतने जो आपके टॉप पर होता है, वहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखे। क्वेश्चन नंबर 1, जो भी आपको क्वेश्चन नंबर दिया, मान लो उसका आप ए पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट कर रहे हैं, उस पर लिखिए और फिर यहां पर अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ए कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सी कर रहे हैं, या 2 ए कर रहे हैं, 2 बी कर रहे हैं, डजंट मैटर, इन सबसे कोई भी असर नहीं पड़ता है। बस जो भी करे उन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करें जो आपको बेहतर तरीके से बनते हैं। इन 5 पॉइंट का हमेशा ध्यान रखिएगा।
इन 5 पॉइंट में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो फटाफट चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, फिर मैं आपको आगे का चीज आपको बताता हूं। ठीक है, जल्दी फटाफट लिख दिए, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि आप हमारे साथ एक्टिव बने हुए हैं। राइट, डू फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब की ऑफ सक्सेस, देखिए मैं यहां पर बीच बीच में आपको ऐसे आपको मोटिवेशनल थॉट देते रहूंगा, जिससे कि आपको समझ में आता रहे कि भाई हाँ, आपका एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी आर द की ऑफ टू सक्सेस, बिलीव इन यूर सेल्फ एंड यू विल अचीव योर गोल। कड़ी मेहनत निरंतरता सफलता की कुंजी है। खुद पर विश्वास रखें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि अपने पे बिलीव रखें। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो आपसे कोई भी चीज नहीं बनेगी। तो बिलीव इन योर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मार्किंग स्कीम क्या होगी। मैथमेटिक्स 1 के अंदर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो हमारे पास पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में जिसमें हमारे पास 70 का पेपर जो होता है जो आरजीपीवी के द्वारा लिया जाता है, जो कि आपका फाइनल एग्जाम कहलाता है। देन उसके बाद मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है 20 मार्क्स का। हर कॉलेज में 2 मिड सेम होते हैं, मिड सेम 1 और मिड सेम 2। मिड सेम 1 और मिड सेम 2 जो होता है वो उसमें आपको यहाँ पर 20 मार्क्स के पेपर होते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बेस्ट ऑफ 2 चूज किया जा रहा है या आपका एवरेज यूज किया रहा है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आरजीपीवी की स्कीम ये कहती है कि आपका एवरेज वहां पर जाना चाहिए। नंबर 3 होता है असाइनमेंट एंड यूनिट टेस्ट। ये आपका 10 मार्क्स का होता है। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो आपका 100 मार्क्स का कैटेगरी आपकी निकल के आती है। अब इनमें ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि थ्योरी में कितने मार्क्स आना चाहिए, मिड सेमेस्टर में कितने मार्क्स आना चाहिए, असाइनमेंट मार्क्स या यूनिट टेस्ट में से हमारे पास कितने मार्क्स आना चाहिए। तो एज पर मेरे हिसाब से जो मैंने ये सोचा हुआ है कि आपको थ्योरी के अंदर जो आरजीपीवी का एग्जाम हो रहा है उसमें आपको मिनिमम 23 मार्क्स आपके सही होना चाहिए। यानी कि अगर आप पेपर वहां पर 40 नंबर का या 35 मार्क्स अगर आप करेक्ट करके आते हैं तब जाके आपको 23 मार्क्स मिलते हैं, या फिर आपने इतना अच्छे तरीके से लिखा हो कि आपको 35 में से 35 मार्क्स ही वो दे दे। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी कॉपी में लिखें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन क्वेश्चन को पहले मार्क कर लें जो आपको बहुत बेहतर तरीके से बनते हैं। जो सबसे बेहतर तरीके से बनेंगे तो आप आराम से अपने पेपर निकाल सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। मिड सेमेस्टर में आपके मिनिमम 7 मार्क्स आना चाहिए। 20 में से 7 मार्क्स आना चाहिए, चाहे आप वो एवरेज हो या बेस्ट ऑफ 2 हो, डजेंट मैटर। असाइनमेंट मार्क्स में आपके मिनिमम 5 आना चाहिए। अगर इन सब को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 100 में से 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप 35 मार्क्स लेके नहीं आएंगे तो आपका पेपर बैक हो जाएगा। यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो फटाफट चैट बॉक्स में लिख दिए हाँ सर क्लियर, यस करके लिख दिए तो सफिशिएंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके आगे हम फटाफट आंसर दीजिएगा। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो यहां पर मैंने एग्जाम का पैटर्न से मतलब यह है कि मेरे पास मैंने पिछले 4 सेमेस्टर के पेपर का यहां पर एनालिसिस आपको बता रहा हूं। उन एनालिसिस में हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस यूनिट से कितने वेटेज के साथ आ रहे हैं, कितने वेटेज के साथ आ रहे हैं मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां पर ये हमें समझना जरूरी है। तो हम यहां पर एनालिसिस कर रहे हैं, उस एनालिसिस समझते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारा जनवरी में या फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है उसमें कितने मार्क्स आएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेशन जो चल रहा है हमारा जुलाई दिसंबर 2024 चल रहा है, इसलिए जो पेपर में जो भी कुछ लिखाएगा वो दिसंबर 2024 ही लिखाएगा, तो घबराइएगा मत, है ना। तो सबसे पहले बात करें दिसंबर 2022 में हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं वो कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने पेपर दिसंबर 2022 का फर्स्ट पेज लिया हुआ, इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका यूनिट नंबर 1 का है। क्या है ये? यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी यूनिट नंबर 1 का है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी यूनिट नंबर 1 का है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको 21 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का यहाँ पर है। देन इसी का बी वाला पोर्शन देखेंगे तो आपको ये सेकेंड यूनिट का है। देन उसके बाद थर्ड का ए और थर्ड का बी भी आपका वो सेकेंड यूनिट का है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यूनिट नंबर 2 भी जो है वो भी 21 मार्क्स की हमें दिखाई दे रही है। देन इसके बाद हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट, तो यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये आपका यूनिट नंबर 4 का है। इसका फिफ्थ वाला पार्ट जो है वो थर्ड यूनिट का है। देन उसके बाद 6 का ए जो है वो आपका फोर्थ यूनिट का है और 6 का बी भी जो है आपका थर्ड यूनिट का है। तो अब देखेंगे यहाँ पर एक बेहतरीन चीज देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है 14 मार्क्स का पूछा गया है। कितने मार्क्स का पूछा गया है? 14 मार्क्स का। तो अगर ये 14 है और ये हमारा 7 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 3 जो है वो आपकी 21 मार्क्स की यहाँ पर हो गई। इसी प्रकार सॉरी यूनिट नंबर 4 जो हो गई वो आपकी 21 मार्क्स की यहाँ पर हमारे पास हो गई है। यूनिट नंबर 3 का हमारे पास अब ये देखेंगे तो ये 14 मार्क्स का आया हुआ है। देन ये हमारा यूनिट नंबर 7 थर्ड का 7 मार्क्स का आया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 दोनों 21 मार्क्स की आई हुई है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 का ए, तो ये आपका 5 मार्क्स फिफ्थ यूनिट का है, यानी कि 7 मार्क्स का है। देन इसका सेकेंड पार्ट और हमारे पास वो भी 5 मार्क्स का है, लेकिन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 हुआ और ये 7 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 5 जो है 28 मार्क्स की आई है। यानी कि अगर हम सब में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो यूनिट नंबर 5 का है, जो कि 28 मार्क्स की पूछी गई है। ओके, आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं जून 2023 के पेपर के बारे में। जून 2023 के पेपर के बारे में, जून 2023 के पेपर में ऐसा क्या है? जून 2023 का पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये आपका यूनिट नंबर 1 का है, क्योंकि ये रोले थ्योरम से बेस्ड है। देन इसी के पास अगर हम यूनिट नंबर इसका सेकंड पेज देखते हैं तो ये आपका बी वाला पोर्शन जो है यूनिट नंबर 1 का है। देन इसका सेकंड का ए वो भी यूनिट नंबर 1 का है, सेकंड का बी वो भी यूनिट नंबर 1 का है, और यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 ए ये भी यूनिट नंबर 1 का है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार जो पेपर में पूछा गया था यूनिट नंबर 5 जो है 35 मार्क्स की पूछी गई थी। मतलब आप सोचिए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास वो किसी यूनिट का वेटेज इतना ज्यादा हो जाता है कि पेपर सेटर को खुद को समझ में नहीं आता है कि उसे पेपर सेटिंग किस प्रकार से की हुई है। अब आप देखें हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका बी वाला पोर्शन भी अगर आप देखेंगे तो ये भी यूनिट नंबर 1 का है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 1 जो है 42 मार्क्स की हो गई है। बाप रे, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यूनिट नंबर 2 का है। देन इसके ये भी यूनिट नंबर 2 का है। देन इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 3 का है। देन उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 3 का है। देन उसका 6 का ए थर्ड यूनिट नंबर 3 का है। देन उसके बाद इसका बी पार्ट भी यूनिट नंबर 3 का है। तो अब आप देखेंगे यहां पर यूनिट नंबर 2 से आपके पास 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि यूनिट नंबर 3 से आपके पास यहां पर जो है 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये भी यूनिट नंबर 3 है, ये भी यूनिट नंबर 3 है, ये भी है, ये भी है। यानी कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो यूनिट नंबर 3 से पूछे गए, यानी कि 28 मार्क्स का। देन 7 का ए वाला पोर्शन जो है यूनिट नंबर 5 का है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी वाला क्वेश्चन भी यूनिट नंबर 5 का है, और लास्ट वाला भी यूनिट नंबर 5 का। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 5 से हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, देन उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो गया, यानी कितने हुए यहाँ पर ये 35 मार्क्स की यूनिट पूछ ली गई। यानी कि सोचिए दिसंबर 2022 में आपसे 28 मार्क्स की पूछी गई, जून 2023 में 35 मार्क्स की हो गई। इस पूरे पेपर में एक खास बात यह रही कि आपके यूनिट नंबर 4 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी कि 0 मार्क्स का पेपर पूछा गया था यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। तो एनालिसिस को ध्यान से बारीकी से समझिएगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करेंगे, किस प्रकार से तैयारी करेंगे। मैं आपको वन बाय वन आपको हर एक स्टेप को क्लियर कर दूंगा, वो भी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिसंबर 2023 के पेपर के बारे में। अब दिसंबर 2023 का पेपर क्या है, तो देखो आपके सामने
ये पेपर मैंने आपको दिया हुआ है जिसमें पहला क्वेश्चन जो है लेग्रांज से रिलेटिव है, देन वो आपका 7 मार्क्स में पूछा गया था। इसी का सेकंड पार्ट 7 मार्क्स का है, वो भी यूनिट नंबर 1 का है। देन सेकंड का ए वो भी यूनिट नंबर 1 का है। देन इसका सेकंड का बी वो भी यूनिट नंबर 1 का है। 3 का ए भी यूनिट नंबर 1 का है और 3 का बी भी यूनिट नंबर 1 का है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यूनिट नंबर 1 से आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने हो गए, 7 7 7 7 7, यानी कि 42 मार्क्स। बाप रे, यानी कि जिसने अगर एक यूनिट या अगर अच्छे तरीके से तैयार कर ली तो उसके तो 12 न्यारे हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ का ए पार्ट, तो ये आपका यूनिट नंबर 2 का है, यानी कि हमारे पास यूनिट नंबर 2 से यहां से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड का ए पोर्शन हमारे पास जो है वो आपका यूनिट नंबर 3 का है, बी पोर्शन में यूनिट नंबर 3 का है। अब इसमें देखिए हमारे पास 6A, इसमें पैटर्न में थोड़ा देखिए चेंजेस हुआ कि अब वो एक साथ क्वेश्चन अब पूर के वो अलग अलग क्वेश्चन में आपका इनबिल्ट कर रहा है, यानी कि जो अभी आपके यूनिट नंबर 2 जो 14 मार्क्स की थी अब वो 21 मार्क्स की हो गई, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपसे पहले पूछे गए थे। इसी का अगर नेक्स्ट देखेंगे तो यूनिट नंबर 3 का है, तो यूनिट नंबर 3 से आपके पास फिर से क्वेश्चन जो है 21 मार्क्स के आ चुके हैं। देन 7th का ए, 7th का बी, 8th का ए और 8th का बी, ये दोनों ही के दोनों क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 5 के हैं। इसका मतलब हुआ कि इस बार भी आपसे यूनिट नंबर 4 से 0 मार्क्स पूछे गए हैं, जबकि यूनिट नंबर 5 से आपके से 28 मार्क्स का पूछा है। यानी कि पिछले 3 सेमेस्टर के पेपर में अगर आप देखेंगे तो आपका से मिनिमम 28 मार्क्स का पेपर जो है यूनिट नंबर 5 से पूछा जा रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 1 का है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 का पिछले 2 सेमेस्टर में 42 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं जून 2024 के पेपर के बारे में कि जून 2024 के पेपर में क्या हुआ है। जून 2024 के पेपर में देखेंगे कि जो आपका पहला क्वेश्चन जो है इसका बी पोर्शन जो है, सेकंड का ए क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 1 का है। देन इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, सेकंड का बी वो यूनिट नंबर 2 का, यानी कि यूनिट नंबर 1 के साथ उन्होंने यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन को जनरेट कर दिया है। नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए जो है वो यूनिट नंबर 2 का है। तो हमारे पास यूनिट नंबर 1 जो है वो अभी आपकी हो गई है 14 मार्क्स की, यूनिट नंबर 2 जो है वो आपकी हो गई है 14 मार्क्स की, और यूनिट नंबर 3 भी जो है वो भी आपकी 14 मार्क्स की ही दिख रही है। अब यूनिट नंबर 4 के बारे में अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यूनिट नंबर 5 जो है इसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूरा जो है यूनिट नंबर 4 का है। इसका मतलब ये है कि यहां से 7 मार्क्स आपसे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस पूरे को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यूनिट नंबर 5 से यहाँ पर आपसे 21 मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन पीछे हो गया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 28 मार्क्स का पेपर हो गया। यूनिट नंबर 1 के 2 क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे, यूनिट नंबर 1 के वहां पे 14 मार्क्स का था, 2 क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 28 मार्क्स की आपकी यहाँ पर कैटेगरी आ गई है। देन यूनिट नंबर 4 से हमारे पास केवल एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगेन यूनिट नंबर 5 जो है सबसे ज्यादा मार्क्स की हर बार वो 28 से 35 मार्क्स के पीछे पूछी जा रही है, जबकि यूनिट नंबर 1 जो है वो आपकी 21 से लेके 42 मार्क्स तक की पूछी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन सबका अगर हम एनालिसिस करें तो क्या दिखाई देता है हमें, हम इस सबका एनालिसिस करते कर हम पहले ही वाले यूनिट को देते हैं तो हमारे पास जो इधर वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 20 21 42 35 35, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम दिसंबर 2024 यानी कि जो आपका फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है उनमें मिनिमम 28 मार्क्स के क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आना चाहिए। एनालिसिस के बेसिस पर आपको 28 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पे दिखाई दे सकते हैं। यूनिट नंबर 2 के वहां पर आपको 14 मार्क्स से क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, जबकि यूनिट नंबर 3 के 21 मार्क्स, लेकिन हमने यहां पर मान के चले हैं कि यहां पर यूनिट नंबर 4 से 14 मार्क्स का पेपर पूछा जा सकता है। और लास्ट हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो 28 मार्क्स, यानी कि यूनिट नंबर 5 जो है 28 मार्क्स की पूछी जा सकती है।
अगर हम तीनों को अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर आप बोलते हो कि भाई हमें कोई 3 यूनिट तैयार करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 करिएगा, यानी कि 1, 3 और 5। अगर आप इन 3 यूनिट को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे से तरीके से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। पेपर क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने यूनिट नंबर 2 को अगर आपने तैयार नहीं किया, तो आपको M2 में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इधर से M2 में इसकी यूज बहुत ज्यादा होता है। तो यूनिट नंबर 2 को आप कुछ टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा, उन टॉपिक को आप अच्छी तरह तैयार कर लेना, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास यूनिट नंबर दिसंबर 2024 यानी कि दिसंबर 2024 यानी कि फरवरी 2025 में जो पेपर आने वाला है, उसमें से कौन कौन सी यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन है। अगर आपको इतना चीज समझ में आ गया, तो भाई चैट बॉक्स में आप फटाफट अपना लिख दीजिए यस, मुझे समझ में आ चुका है। फटाफट चैट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। चलिए, अब हमारा की ऑफ सक्सेस जो है, सेकंड पॉइंट, सक्सेस इन एग्जाम इज नॉट अबाउट लक, इट इज अबाउट प्रिपरेशन, स्टे डिटरमाइंड एंड योर एफर्ट्स विल शाइन। कहने का मतलब यह, परीक्षा में सफलता किस्मत की नहीं तैयारी की होती है। दृढ़ रहिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। यानी कि आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, आप उतना ज्यादा आपका जो नॉलेज होगा वो एनहेंस होगा, आपको आगे चल के और भी अच्छा लगेगा, और साथ में एक अंदर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था की ऑफ सक्सेस का। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या पैटर्न हमारे पास होंगे। अगर मैथमेटिक्स 1 की अगर बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी डिवाइड की हुई है। क्या? ये उन बच्चों के लिए है भाई जो केवल पास होना चाहते हैं, केवल पास होना चाहते हैं। तो आप देख लो कि मैथमेटिक्स में आप इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहते हो या केवल फॉर्मेलिटी के लिए पास होना चाहते हो, क्योंकि नॉलेज अगर नहीं होगी तो इंजीनियरिंग करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। क्या आप गुड मार्क्स लाना चाहते हो? गुड मार्क्स मतलब कि एक ऐसी कैटेगरी जो एवरेज स्टूडेंट जो हमारा कहलाता है कि भाई एक ठीक ठाक मार्क्स ले आए सर, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है, हमारे लिए हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप वो बच्चे हो कि जो नॉलेज के साथ साथ मार्क्स भी लाना चाहते हो, नॉलेज भी गेन हो और मार्क्स भी अच्छे हो? तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उसको हम एक्सीलेंट मार्क्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो आप डिसाइड कर ले कि आप इनमें से किस कैटेगरी के अंदर अपने आप को रखना चाहते हैं। मैं तीनों इस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर वो टॉपिक्स बता दूंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स यहाँ पर सॉल्व करने से आपको फायदा हो सकता है। तो देखिए, वन बाय वन समझते हैं। तो पहला हमारे पास है पासिंग मार्क्स, यानी कि ऐसे मार्क्स छे जो 25 से लेके 35 मार्क्स ही लाना उनका मकसद है कि भाई सर हम तो पास हो जाए, हमारे को तो इतना करा दो, इसके अलावा में कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि आपको यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना चाहिए रोले थ्योरम एंड लेग्रांजे थ्योरम। देन इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड यूलर थ्योरम। ठीक है, ये आपके 7 मार्क्स से लेके 14 मार्क्स तक के एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन इसके बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 की, जिसको हम कैलकुलस 2 के नाम से जानते हैं। इसमें हमें पढ़ना चाहिए समेशन ऑफ सीरीज। देन उसके बाद बीटा गामा फंक्शन पढ़ना चाहिए, और साथ में ये हमारे पास 7 मार्क्स तक का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे फुल रेंज और हाफ रेंज सीरीज हमें पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करनी है। तो ये और कंपैरिजन पीटेस्ट सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पे 7 मार्क्स मिनिमम मिल ही जाएंगे। यूनिट नंबर 5 आपकी ऑप्शनल है, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप इतना कर रहे हो केवल पास होना है, तो आप यूनिट नंबर 4 को छोड़ सकते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ये आपके 7 मार्क्स की यहाँ पर आ सकती है। देन इसके बाद यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो यूनिट नंबर 5 को आप जितना बेहतर तरीके से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे, उतना बेहतर आपको रिजल्ट आउटपुट मिलने वाला
है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एचेलॉन और नॉर्मल फॉर्म, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन और कैली हैमिल्टन थ्योरम। इन 4 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से घोट डालना, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम कॉपी में दिए, बुक्स में दिए, सारे के सारे सॉल्व कर डालो। आप देखेंगे कि आपके अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो ये हमने केवल उनके लिए बताया हुआ है कि जो केवल और केवल अपने आप को पास करने की कैटेगरी में रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप वीडियो लेक्चर पूरा देख लेते हो तो आपके अंदर एक गजब का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप अब कौन कौन से टॉपिक को तैयार करना चाहिए। जो पासिंग वाले हैं वो एवरेज पे चले आएंगे, जो गुड मार्क्स पे चले आएंगे, जो गुड वाले हैं वो एक्सीलेंट पे चले आएंगे, और जो एक्सीलेंट वाले हैं वो और अपना एक्सेलेंसी पे चले आएंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड पार्ट है गुड मार्क्स। गुड मार्क्स जो हमने कैटेगरी रखी है वो 35 से 50 के बीच में रखी, क्योंकि आप 50 का पेपर अटेंड करके आओगे तब जाके आपको 40 मार्क्स वहां पर मिल पाते हैं। तो यू नंबर 1 से करना चाहिए रोले एंड लेग्रांज थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन इन यूलर थ्योरम और मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 2 वेरिएबल। तो ये आपका 7 से 14 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे तो समेशन ऑफ सीरीज से करना चाहिए, बीटा गामा फंक्शन करना चाहिए और डबल इंटीग्रल। अब देखिए टॉपिक हमारे यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये 7 से 14 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं। यूनिट नंबर 3 का फुल रेंज फोरियर सीरीज और हाफ रेंज फोरियर सीरीज करिएगा, कंपेरिजन पी टेस्ट करिएगा, यानी आपका 7 मार्क्स अभी भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। या ये डिपेंड करता है कि अगर फोरियर सीरीज से अगर 14 मार्क्स के क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये कि उस कैटेगरी में ये आपको समय 14 मार्क्स भी दे सकता है। देन इसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 4 से, तो यूनिट नंबर 4 से आपको करना चाहिए लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन जो है देखने में बहुत टफ लगते हैं, लेकिन जब इनको सॉल्व किया जाता है बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। देन इसके बाद बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, देन इसके बाद ये आपका 7 से 14 मार्क्स का मिल सकता है। यूनिट नंबर 5 से वही 4 टॉपिक अभी भी आपके हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो ये अभी भी आपका 14 से 28 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक ये है कि यूनिट नंबर 1 से जितने भी बार मैंने जितने भी पेपर देखे हैं कभी भी 21 मार्क्स से क्वेश्चन कम नहीं आते, लेकिन क्योंकि आप इन 4 टॉपिक को आप कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई आप 14 से 28 मार्क्स तक के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और साथ में अच्छे मार्क्स भी गेन करना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरे पास ये है कि भाई अगर हम इन टॉपिक को आप देखते हैं तो यूनिट नंबर 1 से आपको करना चाहिए रोले लेग्रांज थ्योरम, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड यूलर थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमा, देन मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज। अगर इन 5 टॉपिक को 4 टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं यहां से आप अराउंड 14 से लेकर 35 मार्क्स तक यहां पर आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे समेशन ऑफ सीरीज, बीटा गामा फंक्शन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये आपका 14 से लेके 21 मार्क्स का पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे, फिर से वही 2 मैंने टॉपिक लिए, साथ में मैंने यहाँ पर डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट जोड़ दिया है जो कि आपका 47 से लेके 14 मार्क्स आपके आ सकते हैं। यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, देन वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, है ना। ये 7 से लेके 14 मार्क्स का आ सकता है। यूनिट नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो वही आपके टॉपिक्स जो है वो आपके 28 मार्क्स के 35 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल जो पेपर का एनालिसिस था, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं दिसंबर 2024 के पेपर में, किस टॉपिक से किस यूनिट से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने सारा आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अगर आप डायगोनलाइजेशन कर देते हैं तो ये आपका 35 मार्क्स तक का पेपर आपका यहां से आ सकता है। तो की ऑफ सक्सेस नंबर 3, एग्जाम टेस्ट योर नॉलेज बट सक्सेस कम्स फ्रॉम योर डेडिकेशन एंड बिलीव इन योर सेल्फ। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, बिलीव इन योर सेल्फ। परीक्षा आपके ज्ञान को परखती है लेकिन सफलता आपकी मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। ये बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों का अगर आप वाक्यों का अपने दिमाग में रख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप अपने पेपर को, अपने एग्जाम के डर को, फियर को आप हटा सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा और हम अंदर चलते कि आप उन पूरे यूनिट के अंदर हमने देखा किस यूनिट से हमारे पास कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो यहाँ पर मैंने जो एनालिसिस किया है कि भाई यूनिट नंबर 5 एक ऐसी यूनिट है जिनको अगर आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो आप अपने पेपर को एक सिंगल शॉट में निकाल सकते हैं। लेकिन अब यूनिट नंबर 5 के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें एक्यूरेसी चाहिए, नॉलेज, गहन अध्ययन चाहिए, आपको अच्छी तरीके से चीजें पता होना चाहिए। क्या हमको वो चीज पता है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर आई एम राइट। तो मैं फिर आपको कॉपी और पेन अपने सामने रख लीजिए, मैं आपको कुछ इसमें क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, किसमें क्या गलती होती है वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे हम। सबसे पहले बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से आपके एग्जाम में हमने देखा है कि इन जनरल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है, किसी को जनरली पूरे तरीके से पता ही नहीं होता, बस कुछ भी आंसर निकाल के आ जाते हैं, बोलते सर मैंने तो ये आंसर निकाला, क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। लॉजिक को समझिए कि कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं और कैसे उनके मार्क्स को। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं टॉपिक आपको यहाँ लिख रहा हूँ उसकी डेफिनेशन आपको अपने को याद करनी रहेगी। यहाँ पे मैं केवल आपको सिंबॉलिक फॉर्म में चीजें बताऊंगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो देखो भाई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो जनरली इन जनरल, वैसे तो 3 प्रकार से निकाली जाती है, लेकिन मैं इन जनरल जो है 2 प्रकार से निकाली जाती है। पहली आपकी होती है एशलॉन फॉर्म। क्या होता है? एशलॉन फॉर्म। एशलॉन फॉर्म जो होती है उसमें हमें केवल और केवल ध्यान रखना है कि हमें रो ऑपरेशन ही अप्लाई कर सकते हैं, नेवर यूज अ कॉलम ऑपरेशन। कभी भी कॉलम ऑपरेशन का यूज नहीं करना है। नंबर 2, हमारे पास एशलॉन फॉर्म जो हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। देखो, जब एशलॉन फॉर्म को अगर हमें सॉल्व करना तो हमें ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास कितने रो दिए हुए हैं, कितने कॉलम दिए हुए हैं। बस आप ये देख लो कि हमें जो भी रो और कॉलम दिए हैं, यानी कि जो भी रो और कॉलम दिए हैं, तो वहां पर आप देख लो किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है उसमें ये देख लो कि जो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वही उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी रैंक जो है नंबर ऑफ रोज से ज्यादा नहीं हो सकती है, बराबर आ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं होगी, है ना। देन दूसरा होता है नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल फॉर्म का दूसरा नाम कैनोनिकल फॉर्म होता है। इसमें हमें रो के साथ साथ कॉलम ऑपरेशन भी लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब जब हम इनके निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें नॉर्मल फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्मल फॉर्म केवल 4 ही प्रकार की होती है। इन 4 के अलावा 5 भी नहीं निकलना चाहिए। अगर निकल गए तो बहुत, फिर तो आपका रिसर्च पेपर एक दूसरा पब्लिश हो जाएगा। तो पहले आपके पास है आई आर, देन दूसरी बात है हमारे पास आई आर ओ, यहाँ पर जीरो का मतलब यहाँ पर ओ है। देन उसके बाद आई आर जीरो है। देन उसके बाद हमारे पास है आई आर जीरो जीरो। इन 4 के अलावा हमारे पास कोई भी फॉर्म हमें नहीं चाहिए। इन 4 के अलावा यदि कोई दूसरी फॉर्म निकल के आती है तो वो नॉर्मल फॉर्म की कैटेगरी होगी ही नहीं। अब मैं वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि एशलॉन फॉर्म में क्या करते हैं और नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं। बने रहिए मेरे साथ और बिल्कुल भी वीडियो अब बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ तो आप वैसे भी नहीं कर सकते हो। और दूसरा, ईयरफोन का यूज करिए, कॉपी के अंदर लिखते चलिएगा और बाद में अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, एशलोन फॉर्म, मान लो मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो आप बताओ ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मुझे बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है।
हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है 4/4 का है। ब्रिटिश, बिल्कुल आपने सही आंसर निकाला। अब देखिए, तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स की रैंक कभी भी जो है, इस मैट्रिक्स की रैंक जो कभी भी जो है आपकी ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है? ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकती है। यानी कि आपकी मैट्रिक्स की रैंक जो होगी या तो 4 होगी, या 3 होगी, या 2 होगी, या 1 होगी, लेकिन कभी आपकी मैट्रिक्स की रैंक जो है 0 नहीं होगी। ये दो चीज आपको समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है कि जब हम एशलोन फॉर्म निकाले तो हमने पहले ही आपको बताया कि आप केवल रो ऑपरेशन का ही यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रो ऑपरेशन का ही यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब आपको करना है क्या है कि पहले वाले एलिमेंट को आपको बनाना है 1। क्या बनाना है? 1। अब इसी 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को आपको 0 बनाते चले आना है। क्या करना है? इसी एलिमेंट की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे, तो हमारे पास इसकी पहली स्टेप फॉलो हो जाएगी। ओके, देन इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि जो A22 पे हमारे पास एलिमेंट आ रहा है उसको फिर से 1 बनाएंगे। 1 बनाने के बाद इसकी की हेल्प से इसके बिलो वाले एलिमेंट को हम 0 बनाते चले आएंगे। ओके, देन इसके बाद हम A33 पे आएंगे। A33 को फिर से हम यहाँ पे 1 बनाएंगे और इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को हम 0 बना देंगे। अब यहाँ पर A44 क्या बच रहा है? मान लो हमारे पास 1 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास में कितने नंबर और नॉन जीरो जो रो हो जाएंगे? 4। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस मैट्रिक्स की रैंक जो होगी 4 होगी। हो सकता है कि जब ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपका A44 0 बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपकी मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 3। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मेरे पास A44 का नेचर क्या है। अगर A44, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर A44 अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपकी मैट्रिक्स की रैंक आ गई है 4। और यदि A44 अगर आपका ऑपरेशन लगाते समय 0 हो जाता है तो आपकी मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 3। तो अगर आप इस पिक्टोरियल फॉर्म जो मैंने आपको बताया हुआ, अगर आप इसकी हेल्प से आप सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते तो कभी भी आपकी मैट्रिक्स की रैंक गलत नहीं आ सकती है। क्या नहीं आ सकती? गलत नहीं आ सकती है। ओके, तो अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि भाई इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, राइट। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या आपको एशलोन फॉर्म समझ में आ गया? तो फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो कि भाई हाँ, मुझे एशलोन फॉर्म का डेफिनेशन कैसे वर्किंग रूल है वो मुझे समझ में आ गया। फटाफट चैट बॉक्स के अंदर लिखिए। ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रॉब्लम कैसे हम एशलोन फॉर्म के ऊपर सॉल्व करते हैं। देखो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने है 5 3 14 4 0 1 2 1 और 1 -1 2 0। तो बताओ मेरे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या? फटाफट चैट बॉक्स के अंदर लिखो आप, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? क्या है ऑर्डर? फटाफट लिखिए। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर समझ में आ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है? ये थर्ड ऑर्डर का नहीं है। ये आपका किस ऑर्डर बताइए, रैंक इसका ऑर्डर क्या है? ये है 3/4 का, 3 रो है और 4 कॉलम है। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी, क्योंकि इसमें कहीं पर भी हमारे पास सारे एलिमेंट 0 नहीं आ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस मैट्रिक्स के रैंक जो है मैक्सिमम हमारे पास 3 हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम जो है आप इस मैट्रिक्स की रैंक मेरे पास 1 हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखिए क्या मेरे पास 5 की पोजीशन पे मेरे पास 1 है? तो ऑब्वियसली नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, पूरी पूरी ये हमारे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है, यानी कि 3 रो हैं। तो मैं क्या करूंगा कि R1 को R3 में चेंज कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, R1 को R3 में चेंज करूंगा तो क्या मिलेगा ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बिलो वाले एलिमेंट को, क्योंकि हमारे पास ये 1 मिल चुका है, इसके बिलो वाले एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे। तो ऑलरेडी ये मेरे पास एलिमेंट 0 है, तो मैं इस 1 की हेल्प से 5 को 0 बनाऊंगा। तो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा बच्चों में, यहाँ पर मेरा ऑपरेशन लगेगा R3 के लिए R3 माइनस 5R1। तो जैसे मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 1 2 0 0 1 2 और 0 8 4 4। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर ये ऑपरेशन लगाते कैसे हैं, हमको ये ऑपरेशन लगाने तो आते नहीं। तो लोगों देखो ध्यान से समझो कि मान लो मेरे पास मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं R3 के लिए लगाने जा रहा हूं R3 माइनस 5R1। तो R3 मेरे पास यहां पे कितना लिखा हुआ 5, तो मैंने क्या लिखा, दिस इज 5 माइनस 3 5R1, R1 कितना लिखा है 1, तो कितना मिलेगा बच्चों मुझे 0 मिलेगा, है ना। दूसरा लगाने जाऊंगा तो क्या होगा 3 माइनस 5 माइनस 1, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 8 हो गया, है ना। तो देखो मुझे 8 मिल गया, ऐसे मुझे 4 मिल जाएगा, ऐसे मुझे 4 मिल जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। अब हमारा काम ये कि इस 1 की हेल्प से नीचे वाले को 0 बना। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि मेरे पास R3 के अंदर मैं आराम से देख सकता हूं कि मैं 4 का डिवाइड कर सकता हूं, तो पहले पहले 4 का डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने R3 के अंदर 4 का डिवाइड कर दिया। तो जैसे 4 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा ये पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 के लिए R3 माइनस 2R1 R2, तो मेरे पास लग गया R3 माइनस 2R2, तो मेरे पास मिलेगा दिस इज 1 माइनस 1 दिस। अब देखो क्या हम यहाँ पर कोई और ऑपरेशन लगा सकते हैं कि जिससे कि मेरे पास एलिमेंट 0 बन जाए। तो ऑब्वियसली मैं इसके नीचे मूव नहीं कर सकता, तो मैं देखूंगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरे पास ये लाइन जो है आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, ये जिगजिग लाइन जो है ये मेरे पास R1 जो है नॉन जीरो है, R2 जो है नॉन जीरो है, और R3 भी जो है नॉन जीरो है। देखो नॉन जीरो रो का मतलब क्या हो समझ लो, नॉन जीरो रो का मतलब होता है जिसमें सारी एंट्री जीरो ना हो, कुछ एंट्री जीरो हो सकती है लेकिन सारी एंट्री जीरो नहीं होगी। तो चूंकि यहाँ पर 3 नॉन जीरो रो आ रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की रैंक जो होगी वो हमारे पास 3 निकल कर आएगी। ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको नलिटी के बारे में पता है कि किसी भी मैट्रिक्स की हम नलिटी निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि इस मैट्रिक्स की नलिटी क्या होगी। कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के कि इस मैट्रिक्स की नलिटी क्या होगी। जरिए फटाफट लिख के बताओ कि इस मैट्रिक्स की नलिटी क्या होगी। फिर मैं आपको एक नलिटी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। बताइए इस मैट्रिक्स की नलिटी क्या होगी, जल्दी फटाफट लिख के बताओ। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स की नलिटी निकालनी है तो सबसे पहले पॉइंट ये चेक करो। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स की नलिटी जो होता है, आप लोग जो सोचते हो वो क्या सोचते हो कि भाई n माइनस रैंक होती है, n माइनस रैंक होती है, यानी कि आपकी नजर में क्या होता है, रैंक को हम कभी कभी स्मॉल r से भी नोट करते हैं। नहीं भाई, ये कंडीशन तब अप्लाई होगी, पहले देख लो कि आप मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि n मतलब होता है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं है, देन उसके बाद आप रैंक में से माइनस करेंगे। तो चूंकि ये मैट्रिक्स 3/4 की है तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी नलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, इसके लिए डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इस मैट्रिक्स के लिए आपकी नलिटी जो है डज नॉट एग्जिस्ट हो गई है। चूंकि अगर आपकी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर होती तो ही हम इसकी नलिटी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एस्ट्रॉन फॉर्म किस प्रकार से निकाली जाती है। आइए अब आपको एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अब आप बताइएगा कि इनमें से कौन सी एस्ट्रॉन फॉर्म है। आप अपना आंसर लिखिएगा इनमें से कौन सी एस्ट्रॉन फॉर्म नहीं है अपने चैट बॉक्स में, कि इनमें से कौन सी। इसको अगर मैं बोल दूं ए, अगर ये मेरे पास ए ऑप्शन हो गया, ये मेरे पास बी हो गया,
ये मेरे पास सी हो गया, ये मेरे पास डी हो गया। तो बताओ इनमें से कौन सी एशलोन फॉर्म नहीं है? आपको फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन लिख के बताइए। कौन सा ए बी सी डी में से कौन सा इसमें एशलोन फॉर्म नहीं है? बी एशलोन फॉर्म नहीं है। सी एशलोन फॉर्म है क्या? सी को हम एशलोन फॉर्म कह सकते हैं क्या? हम डी को एशलोन फॉर्म कह सकते हैं? जी हां। अगर मैं एशलोन फॉर्म के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूं तो देखो मेरे पास यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये मेरे पास यहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी में बनी है। तो इस मैट्रिक्स की जो है रैंक जो है वो आपके पास 2 निकल के आ रही है। यानी कि ये हमारे पास पहला वाला जो है एशलोन फॉर्म है, ये आपका एशलोन फॉर्म है। सेकंड वाले के अंदर हम यहाँ पर हमारे पास जीरो जो है सेकंड रो में ज्यादा है लेकिन थर्ड रो में कम है, तो ये एशलोन फॉर्म नहीं है। फोर्थ अगर सी वाले पोर्शन में देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आ रहा है, तो ये एशलोन फॉर्म भी है और साथ में नॉर्मल फॉर्म भी है। ये दोनों चीज आपकी यहाँ पर निकल के आ रही है, यानी कि ये हमारे पास एशलोन फॉर्म की कैटेगरी के अंदर इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये कुछ इस प्रकार से निकल के आ रही है और इस मैट्रिक्स की जो रैंक जो है वो आपकी 3 निकल के आ रही है। क्या आ रही है? 3 निकल कर आ रही है। लास्ट वाले में देखें तो हमारे पास क्या, दिस इज दिस, ये भी मेरे पास एशलोन फॉर्म है और इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 3 निकल के आ रही है। यानी कि जो बी वाला पोर्शन जो होता है, यानी कि ये हमारे पास एशलोन फॉर्म नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हम एशलोन फॉर्म की कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं। अब बात करते हैं हम नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो फिर से मैंने एक मैट्रिक्स निकाल के दी हुई है। हम देखते हैं कि इसमें हमने बताया था कि जब भी अगर हमें नॉर्मल फॉर्म निकालनी है तो हमें वहां पर आर और सी यानी कि रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों अप्लाई करने हैं। रो भी अप्लाई करना, कॉलम भी अप्लाई करना है। और जो भी हम रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसमें बात का ध्यान रखेंगे, या तो मेरे पास आई आर निकल के आना चाहिए या आई आर जीरो निकल के आना चाहिए, या मेरे पास आई आर जीरो निकल के आना चाहिए, या मेरे पास आई आर जीरो ओ ओ ओ ऐसे निकल के मेरे पास आना चाहिए। अगर इन चारों में से अगर कोई भी फॉर्म निकल के आती है तो वो नॉर्मल फॉर्म की कैटेगरी में कहलाएगी, अदरवाइज वो नॉर्मल फॉर्म नहीं होगी। ये विशेष तौर पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो भाई सबसे, चूंकि आई आर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर जो है वो रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर हमें यहाँ पर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 को 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के बाद इसकी हेल्प से इसके बिलो वाले एलिमेंट को हम 0 बनाते चले जाएंगे। इसके बिलो वाले एलिमेंट को हम 0 बनाते चले जाएंगे रो ऑपरेशन की हेल्प से। अब इसी 1 की हेल्प से इसके साइड वाले एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉलम ऑपरेशन। तो ये मेरे पास 0 बन जाएगा, ये मेरे पास 0 बन जाएगा, ये मेरे पास 0 बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस A22 को हम 1 बनाएंगे। A22 को 1 बनाने के बाद इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को और इसके नीचे वाले एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे। फिर 23 को और 24 को हम 0 बनाएंगे। आप क्या देख रहे हैं कि मैं अपने बिलो वाले एलिमेंट यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट उसके बिलो वाले एलिमेंट को मैं 0 बनाते रहा हूं, साथ में उसके राइट हैंड एलिमेंट को भी 0 बनाते चले आ रहा हूं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट A33 को 1 बनाएंगे और फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट को हम यहाँ पर 0 बना देंगे और साइड में उसके साइड वाले एलिमेंट को भी हम 0 बना देंगे। और फिर लास्ट में जो भी होगा उसको हम, अगर वो 1 बचता तो ठीक है, नहीं तो उसको लास्ट में हम उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो मेरे पास, अब बताओ कि इनमें से कौन सा फॉर्म मेरे पास निकल के आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पता कौन सी फॉर्म आपको यहां पर दिखाई दे रही है? फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए। चैट में बताइए कि हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है।
फटाफट निकाल के बताइए कौन सा ऑप्शन निकल के आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा है हमारे पास ये फॉर्म? ओके, आंसर फटाफट बताओ लिसे। ओके, आंसर में मिल चुका है, यानी कि हमारे पास ये फोर्थ फॉर्म है। अगर हमारे पास ये फोर्थ फॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें कितने आइडेंटिटी एलिमेंट मिले हुए हैं, हमारे पास 4। तो इस मैट्रिक्स के रैंक जो हो गई वो, इस मैट्रिक्स के रैंक जो हो गई वो मेरे पास निकल के आ गई है 4। लेकिन अगर ये ऑपरेशन लगाते समय अगर हमारे पास A44 अगर 0 बन जाता है, A44 हमारे पास 0 बन जाता है, तो हमारे पास ये फॉर्म जो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास फोर्थ वाली फॉर्म, और पहले जो थी वो हमारे पास फर्स्ट वाली फॉर्म हमारे पास आई थी। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो रैंक होगी वो हमारे पास 3 के बराबर होगी। आइए क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि रैंक हम कैसे निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म। तो देखिए आपके सामने फिर हमने वही क्वेश्चन लिया हुआ है, अब इसको नॉर्मल फॉर्म में हम कन्वर्ट करना जा रहे हैं कि इसको नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले पहली स्टेप मैंने आपको पहले बताई कि इस 5 की जगह 1 होना चाहिए। तो इस 5 की जगह अगर 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये निकलता है कि हमें यहाँ पर R1 और R3 को चेंज करना होगा आपस में, जिस प्रकार से मैंने पहले किया था। अब हम क्या करेंगे, इसी 1 की हेल्प से इस 5 को 0 बनाएंगे। तो ऑपरेशन लगाया हमने R3 के लिए, R3 माइनस 5R1, तो हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, इसी 1 की हेल्प से इसके साइड वाले एलिमेंट को भी हम 0 बनाएंगे। क्या करेंगे, साइड वाले एलिमेंट को भी 0 बनाएंगे। तो ऑलरेडी ये तो 0 है, तो हमें केवल R2 और R3 को 0 बनाना। तो क्या करेंगे, C2 के लिए C2 प्लस C1, C3 के लिए C3 माइनस 2C1, तो हमारे पास ये निकल कर आएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब हमारा काम ये है कि ये जो वाला एलिमेंट जो 1 है, इस 1 को हमें यहाँ पर इसको बनाना था, लेकिन पहले हम यहाँ पर 4 का डिवाइड कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, पहले 4 का डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसी 1 की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस 2 को 0 बना देते हैं। तो ऑपरेशन लगाया हमने R3 के लिए, R3 माइनस 2R2, तो हमारे पास क्या आ गया ये। अब इसी 1 की हेल्प से इसके साइड वाले एलिमेंट को हम 0 बना देते हैं। तो साइड वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे तो ऑपरेशन लगाया हमने C3 के लिए, C3 माइनस 2C2, और C4 के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें -3 का डिवाइड कर देते हैं। तो -3 का डिवाइड कर दिया हमने, तो हमको ये मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, C4 के लिए करा, तो अब हमारे पास ये फॉर्म निकल के आया। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो फॉर्म निकल के हमारे पास आया, किस टाइप का फॉर्म निकल के आया, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा वाला? तो ये जो फॉर्म निकल के आया है वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे पास इतना पोर्शन जो है वो हमारे पास I3 दिखाई दे रहा है, और ये वाला पोर्शन जो है वो मुझे O दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास I3 0 है, और तो इसकी रैंक जो मेरे पास है वो 3 निकल कर आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल फॉर्म किस प्रकार से निकाल रहे हैं। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं कि बताओ इनमें से कौन सी नॉर्मल फॉर्म नहीं है, कौन सी नॉर्मल फॉर्म नहीं है। तो मैं आपके सामने ऑप्शन लिख के दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेरे पास पहला वाला पोर्शन जो है, आप उसकी रैंक मेरे पास ये वाला ऑप्शन निकल के आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि देखो मेरे पास ऐसा दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। दूसरे वाले में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तीसरे वाले के अंदर देखता हूं तो मेरे पास ऐसा है कि यहाँ पर 0 0 बीच में आ गया है, जबकि इस 0 को यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये 0 0 अगर यहाँ पर होता तो मेरे पास ऐसी कंडीशन में ये नॉर्मल फॉर्म बन जाती। क्यों बन जाती, क्योंकि फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता था, दिस इज 1 0 0 0 0 1 0 0 देन 0 0 1 0। तो ये फिर मेरे पास इस प्रकार से निकल के आ जाती। तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म कहेंगे, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म नहीं कहलाएगा। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है, यानी कि उन 4 में से निकल कर आना चाहिए। आई होप आपको अब नॉर्मल फॉर्म निकल के आ गई होगी। ये नॉर्मल फॉर्म है, एक्चुअली दिस इज नॉट द एस्ट्रोनॉमल फॉर्म, दिस इज नॉर्मल फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म। आई होप अगर आपको नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म समझ में आ गई है, फटाफट चैट बॉक्स में लिख दी यस, हमको समझ में आ गया। फटाफट यस लिखिए।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम। अब देखिए मैं आपको अब यहाँ पर जो भी साइमल्टेनियस सिस्टम होता है उसको हम कैसे वन बाय वन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वो हमारे पास आसानी से हम उसको याद कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कैसे वो हमारे पास याद किया जा सकता है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या है। जो भी हमारा साइमल्टेनियस सिस्टम होता है वो हमेशा ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा सकता है, यानी कि उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और जहां पर n जो है हमारे पास नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो अगर हमारे पास किसी सिस्टम में 3 अननोन वेरिएबल है तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा, अगर 2 है तो 2 हो जाएगा, अगर 4 है तो 4 हो जाएगा। ओके, तो अब हम किसी भी साइमल्टेनियस सिस्टम को हमें हमें सबसे पहले बनाना होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या होता है? एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होता है जो c इक्वल टू ab के फॉर्म में लिखी जाती है। किसी भी साइमल्टेनियस सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बी नॉट इक्वल टू 0, जिसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। अगर हमारे पास बी नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको नॉन होमोजीनियस कैटेगरी में रखा जाता है। नॉन होमोजेनियस कैटेगरी में हमारे पास सी जो होता है कुछ इस प्रकार से बन के निकल के आएगा जो ऑगमेंटेड की फॉर्म में होगा, यानी कि इतना पोर्शन जो होगा वो आपका ए कहलाता है ना, इसको पूरा ए बोलते हैं। और पूरा पोर्शन जो है वो हमारे पास बी कहलाता है। ये पूरा पोर्शन जो है वो बी की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, बी नहीं सॉरी सी की कैटेगरी में रखा जाता है और इतना पोर्शन जो है वो केवल बी की फॉर्म में रखा जाता है, ये केवल बी है। ओके, अब जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम जो होते हैं वो दो भाग में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो होगा सिस्टम का कोई भी हल नहीं होगा। सिस्टम डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कि जिसकी पहचान जो होती है वो रैंक ऑफ सी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए की है। यानी कि अगर हमारे पास सी की रैंक अगर ए की रैंक के बराबर नहीं आ रही तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब कंसिस्टेंट सिस्टम की बात करते हैं यानी कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं तो उसको दो भागों में डिवाइड किया था, लेकिन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम पहचानने के लिए हमारे पास रैंक ऑफ ए जो होती है वो रैंक ऑफ सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के बराबर आना चाहिए। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, एक होता है यूनिक सोल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अगर हमारे पास सी की रैंक ए की रैंक के बराबर है और नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ रही है तो उसको हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। और यदि ए की रैंक सी की रैंक के बराबर तो है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है या उसके बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन उसको बोलते हैं हम उसकी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो हम बड़ी आसानी से हम ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम को बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं। दूसरा होता है होमोजेनियस। होमोजेनियस के अंदर हमने बोला कि बी की वैल्यू 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर बी को अगर यहाँ रख दूंगा तो अल्टीमेटली जो होगा वो ए के बराबर ही कहलाएगा वो। यानी कि जो ए की रैंक होगी वो हमेशा सी की रैंक के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ जब हम होमोजीनियस की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन कभी नहीं बनने वाली है। हमेशा आपकी कंसिस्टेंट वाली कंडीशन ही निकल कर आने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो होमोजीनियस सिस्टम जो होता है वो दो भागों में स्प्लिट होता है। एक होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और ट्राइवल सोल्यूशन या रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, जिसको बोलते हैं नल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 जिसको बोलते हैं नॉन ट्राइवल या नॉन जीरो सॉल्यूशन। एक बात का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स ए अगर स्क्वायर है तभी ये चीज संभव है ना। अगर मैट्रिक्स ए स्क्वायर नहीं है तो हम डिटर्मिनेंट का लॉजिक नहीं लगाएंगे, वहां पर हम रैंक का लॉजिक लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो हम वहां पर आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम नॉन ट्राइवल है या ट्राइवल की कैटेगरी में आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी अगर हम साइमल्टेनियस सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि हम केवल और केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे, कहीं पर भी कॉलम ऑपरेशन का यूज नहीं करना है। तो हमेशा यूज क्या करना है? रो ऑपरेशन। कभी भी कॉलम ऑपरेशन यूज मत करिएगा। अगर आपने कॉलम ऑपरेशन यूज कर लिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया है तो फटाफट चैट बॉक्स के अंदर यस लिख दीजिए कि हाँ सर हमको ये हमको समझ में आ गया है। फटाफट लिखो।
ठीक है, वीडियो को आप और देख लीजिएगा तो आपको फ्लो चार्ट और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, तो आपको आसानी से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। एक मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार का, अगर आपको इन आरजीबीबी के पेपर के सोल्यूशन अगर आपको चाहिए, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको आरजीबीबी के मैथमेटिक्स के पेपर के सोल्यूशन कहाँ मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो बल्कि साहब मेरे साथ बने रहिएगा, अभी हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे मैट्रिक्स में हम और कहां पर क्या गलती करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, तो यहाँ पर मैंने साइमल्टेनियस रूप में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आ रहा है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है और क्या इसका प्रॉपर हम डेफिनेशन हमको याद है कि नहीं है कि हम किस प्रकार से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अगर इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यानी कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर निकालना है तो ये बहुत जरूरी है कि वो स्क्वायर हो। देन अ नंबर लैम्डा is called eigenvalue of eigenvalue if there exists a non-zero column matrix। मेरे पास एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स होगी x, इसी x को हम यहाँ पे बोलते हैं आइगन वेक्टर। क्या बोलते हैं? इसी x को हम यहाँ पे बोलते हैं आइगन वेक्टर। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आइगन वेक्टर के सामने मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि ये कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर आप किसी आंसर में अगर जीरो निकाल के आ रहे हो तो डेफिनेटली आप वहां पर गलत हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मेरे पास n बाय n का है, थ्री का है, तो मेरे पास ऑर्डर क्या होगा, 3/1 का हो जाएगा, है ना। तो जो भी हमारे पास होगा उसके हिसाब से ऑर्डर डिफाइन होगा। तो जो होती है ax इक्वल टू लेमडा एक्स, ax माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0। यानी कि अगर हमें किसी की भी मैट्रिक्स के अगर आइगन वेक्टर निकालने तो हमेशा अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स इक्वेशन। इसका नाम क्या होता है? दिस कॉल्ड द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन की खास बात देखोगे, ये मैट्रिक्स इक्वेशन जो होती है वो हमेशा होमोजीनियस होती है। क्या होती है? होमोजीनियस होती है, ये कभी भी नॉन होमोजीनियस नहीं हो सकती है। ओके, अब तो x is called the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda and equation 1 is called the matrix equation। properties of eigenvalues and eigenvector बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। हम एग्जाम के अंदर हमको लगता है कि हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सही निकाले होते हैं, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं होते, क्योंकि हमें उसके बारे में सही नॉलेज ही नहीं होता है कि भाई हमने जो आंसर निकाला है वो परफेक्ट है या नहीं है। तो मैं आपके लेक्चर में बस यही चीज बता रहा हूं कि हम क्वेश्चन में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी गलती ना हो, हम परफेक्ट आंसर निकाल के लेके आए, ये बहुत जरूरी होता है। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर डायगोनल एलिमेंट। है कि जो भी मैट्रिक्स के हम आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर उन आइगन वैल्यू का सम आपके मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के सम के बराबर होता है तो आपकी आइगन वैल्यू परफेक्ट है। नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू का कंफर्मेशन चाहिए तो हमेशा पॉइंट नंबर 2 पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 पे फोकस उतना नहीं करना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है और हमारी आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट आ रहा है, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी आइगन वैल्यू 101% करेक्ट है। पॉइंट नंबर 1 कभी कभी फेल हो सकता है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 कभी भी फेल नहीं होता है। ओके, तीसरा, द आइगन वेक्टर इज ऑलवेज नॉन जीरो। नॉन जीरो जीरो का मतलब मैंने पहले ही बताया कि नॉन जीरो का मतलब होता है कि जिसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, कुछ एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, या सारे एलिमेंट नॉन जीरो हो सकते हैं लेकिन सारे जीरो नहीं होंगे, इतना कंफर्मेशन है। ओके, तो इन पॉइंट्स को मैं ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। जब भी अगर हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते हैं, हम कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आना जरूरी है। सबसे बात पहले करते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, जो कि हमारी कहलाती है ए माइनस लेमडा आई। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। और देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, यानी कि लेमडा की वैल्यू जो भी हमने निकाली है मैट्रिक्स ए की हेल्प से।
और लास्ट में मैट्रिक्स इक्वेशन मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे होते हैं तो वहां पर यूज करते हैं डिटर्मिनेंट का, और जब हम आइगन वेक्टर निकाल रहे होते हैं तो वहां पर यूज करते हैं हम मैट्रिक्स का। ये सॉल्व करते समय गलती नहीं होना चाहिए। ओके, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, पहले स्टेप हमने लिखा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लेके हमने a माइनस लेमडा। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी मेरे पास डायगोनल के एलिमेंट है उसको मैं लेमडा से माइनस कर रहा हूं और इस मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट यूज करूंगा। क्या करूंगा? इस मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट यूज करूंगा, लाइक दिस। अब ऑब्वियसली आपको ये ओपन करना तो आता होगा, मैं ये मान के चलता हूं, इतना तो आप कर ही लेते होगे। तो ये मैंने इसको ओपन कर दिया हुआ है ना, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे ये मान लो ये आपकी स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है और स्टेप नंबर 3 है, और ये आपकी स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 पे आप जैसे आएंगे तो आप पता लगा लेना कि स्टेप नंबर 4 में क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर इनके फैक्टर बन रहे हैं और अगर वो कॉमन निकालें तो पहली फुर्सत में उसे बाहर निकाल लीजिए, उसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि लेमडा स्क्वायर मैंने 10 लेमडा प्लस 5 के अभी फैक्टर नहीं बन सकते हैं, तो मेरे को यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जो कि मेरे पास लेमडा क्यू माइनस लेमडा क्यू प्लस 18 लेमडा स्क्वायर माइनस 45 लेमडा इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यहां से इस पूरी इक्वेशन से आपका माइनस लेमडा कॉमन निकल के बाहर आ रहा है, तो हमने माइनस लेमडा को बाहर निकाल लिया। देन उसके बाद लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा प्लस 45 के हमने फैक्टर बना लिए, तो जो हमारे पास आ रहे हैं लेमडा इक्वल 0, 3, 5, 15। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो हमने आइगन वैल्यू निकाले हुए हैं क्या वो सही हैं या नहीं। तो देखो पहला इसका ये देख लो कि इनका सम कितना आ रहा है, तो सम कितना आ रहा है मेरे पास 18। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मैट्रिक्स ए के डायगोनल के एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूं, दिख रहा है कितना ऐड करने पे आ रहा है बताओ, 8 प्लस 7 15 प्लस 3 18, यानी कि मेरे पास ये सही है। अब हमारे पास पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया है ना। अब दूसरा हमारे पास क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकालू मैं। क्या निकालू मैं? इसका डिटर्मिनेंट निकालू। डिटर्मिनेंट कितना आएगा मेरे पास, वो देखो मैं निकाल के 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू परफेक्टली राइट है। यानी कि जब आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर ध्यान रखें कि आपकी पॉइंट नंबर 2 हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 को आप उतना ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कभी कभी हमारे पास ऐसा भी होता है। ओके, अब हम निकालने जा रहे हैं आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर हमने निकाला, लैम्डा x1 इक्वल टू मैंने एक्स वाई जेड ले लिया, तो लैम्डा इक्वल टू मेरे पास 0 हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन रखा a माइनस 0, यानी कि जहां जहां मेरे पास लैम्डा लिखाया था वहां पे मैं उसे 0 बना दूंगा, यानी कि मेरे पास 0 0 लिखा गया। अब मेरे पास ये निकल के आ गया। अब ये देखो कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं आपको मैं कि आप ऑपरेशन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप देखो कि आप मुझे बताओ क्या 8 अपॉन माइनस, यहाँ पर पूछ रहा हूँ मैं, 8 अपॉन माइनस 6 अपॉन 7, क्या 2 अपॉन माइनस 4 समान है, बराबर है क्या? नहीं है। क्या माइनस 6 अपॉन 2 या 7 अपॉन माइनस 4 या माइनस 4 अपॉन 3 बराबर है क्या? ऑब्वियसली नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर R1 R2 और R3 जो है नॉन आइडेंटिकल रो है, यानी कि इनका रेशियो समान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैं किन्हीं भी दो रो को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इन दो रो को सॉल्व किया, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लॉजिक को अप्लाई किया। तो इस प्रकार से मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास आ रहा है x अपॉन 10, y अपॉन 20, z अपॉन 20। सभी के अंदर मैंने कितने का डिवाइड हो रहा है? 10 का। तो मैंने 10 का डिवाइड कर दिया, तो x अपॉन 1, y अपॉन 2 और z अपॉन 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास x1 की वैल्यू 1 2 2 मिल रही है, यानी कि पहला मुझे
यहां पर मिल गया है आइगन वेक्टर। क्या मिल गया है? आइगन वेक्टर। अब हम देखेंगे सेकंड, लेमडा इक्वल टू 3 के लिए निकालना है तो a माइनस लेमडा 3i कर दिया हमने। फिर से हमने लॉजिक को अप्लाई किया, तो फिर से हम देखें क्या मेरे पास 5 अपॉन माइनस 6, क्या मेरे पास 5 अपॉन माइनस 6 इक्वल है क्या? क्या माइनस 6 अपॉन 4 इक्वल है क्या? क्या 2 अपॉन माइनस 4 इक्वल है क्या? नहीं है ना। इसी प्रकार में सेकेंड और थर्ड देखो तो माइनस 6 अपॉन 2 है क्या? क्या 4 अपॉन माइनस 4 है क्या? माइनस 4 अपॉन 0 है क्या? नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम तीनों में से किन्हीं में दो को हम फिर से ले सकते हैं। सेम उसी लॉजिक को फॉलो करेंगे तो मेरे पास कितना होगा? एक्स अपॉन 2 वाई अपॉन 1 और जेड अपॉन माइनस 2, यानी कि x2 की वैल्यू आएगी 2 1 माइनस 2। इसी प्रकार अगर हम थर्ड क्वेश्चन को लिखेंगे सेम इसी पैटर्न पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आई होप मेरे ख्याल से आपको अब आइगन वेक्टर भी समझ में आ गया होगा, यानी कि मेरे पास 3 आइगन वेक्टर यहाँ पर निकल के आए। एक बात का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पहले देखो कि हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर क्या है? जितना ऑर्डर होगा उतनी ही आइगन वैल्यू होगी, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होगी। अगर मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो आइगन वैल्यू 3 निकलेगी। अगर मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो 2 निकल के आएगी। ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर लेमडा 1 नॉट इक्वल टू लेमडा 2 है, नॉट इक्वल टू लेमडा 3 है, तो जितनी आइगन वैल्यू दिखाई दे रहे हैं उतने ही आइगन वेक्टर भी निकल कर आ जाएंगे, उतने ही आइगन वेक्टर भी निकल कर आ जाएंगे। ठीक है। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूं, तो मेरे पास क्वेश्चन नेक्स्ट देखने से पहले फिर एक नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, की ऑफ सक्सेस पॉइंट नंबर 4। डोंट फियर एग्जाम, embrace them the opportunity to prove your potential and rise above challenges। परीक्षाओं से डरो नहीं, उन्हें अपनी क्षमता साबित करने और चुनौतियों से ऊपर उठने का अवसर माने। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें एग्जाम से डर लगता है, हमसे एग्जाम में जाते हैं तो हमको वहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसा तब होता है जब आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करके नहीं जाते हैं या कुछ ही टॉपिक तैयार करके जाते हैं। तो जैसा जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप उन पूरे पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, आपको फियर नहीं लगेगा, आप आसानी से अपने पेपर को क्लियर करेंगे और अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप वहां पर अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते नहीं बन रही है, आप बताइए कि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूं कि कैसे हम थर्ड ऑर्डर की पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि बेसिकली ये चीज हमारे पास हमको सॉल्व करने में हेल्प करेगी आपकी आइगन वैल्यू निकालने में या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में। ठीक है। तो वन बाय वन इसको हम समझते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने अपने आपको लिखा हुआ है कि अगर हमें किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वहां पर अगर एक भी रूट अगर इसका इंटीजर है तो जो मैं लॉजिक आपको बताने जा रहा हूं वो कभी भी फेल नहीं होता है। इंटीजर्स का मतलब होता है कि किस प्रकार से होता है। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है शॉर्टकट मेथड और दूसरा होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। दोनों ही तरीके बताऊंगा मैं आपको। और मेरे पास इक्वेशन जो है जनरलाइज फॉर्म में लिखी हुई है मैंने, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है। अगर इस इक्वेशन का अगर एक भी रूट अगर इंटीजर हुआ, इंटीजर मतलब कि आइदर माइनस या प्लस न्यूमेरिकल इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर, अगर इसमें हमारे पास एक भी नेचुरल नंबर जो नेगेटिव और पॉजिटिव की फॉर्म में है तो अगर है तो इसके इक्वेशन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा फिर मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखें इसको हम, तो आप तैयार हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, रूट सीखने के लिए? फटाफट चैट बॉक्स में लिख दिए कि हाँ हमको समझ में आ गया है, हम तैयार हैं। और अपना कैलकुलेटर लेके बढ़ आइए, कोई कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिससे कि आपको अच्छी तरीके से वो चीज समझ में आएगी।
मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हाँ, आपको एक लर्निंग आउटकम मिलना चाहिए मेरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जैसे कि आपको समय समय पर आपको बेहतर नोटिफिकेशन, अच्छे आउटपुट आपको मिलते रहें। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि शॉर्टकट मेथड क्या है। मान लो कि मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन दी हुई है लाइक दिस। अब इस इक्वेशन के मुझे रूट्स निकालने हैं, इस इक्वेशन के मुझे फैक्टर बनाने, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप देखो कि जो भी मेरे पास कांस्टेंट टर्म हो, क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, उस कांस्टेंट टर्म के आप देख लो कि उस कांस्टेंट टर्म के मेरे पास फैक्टर क्या है। तो इस 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 के फैक्टर क्या निकल के आ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? इस 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि इस 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। फटाफट लिख के बताइए, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि इस 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में मैं किसी चीज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बस मैं अभी आपको बता रहा हूं कि भाई मैं आपको लास्ट में 10 मिनट दूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको वहां पर उसके आंसर दे पाने में सक्षम हो पाऊंगा। ओके, तो अब आपने बताया कि भाई इसके नंबर जो है 1 2 3 6 होंगे। जो भी नंबर इसको डिवाइड करेंगे उसके हम प्लस माइनस दोनों को कंसिडर करेंगे, प्लस माइनस दोनों को हम कंसिडर करेंगे, +-1 +-2 +-3 +-4। अब देखो, यानी कि अगर इस इक्वेशन का अगर एक भी रूट अगर इंटीजर हुआ तो इन 6 में, इन 8 में से कोई एक होगा। अब रख के देखो, क्या x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? रख के देखो, 1 + 2 -5 -6, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या x = -1 सेटिस्फाई कर रहा है? देखें, -1 +5, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि x = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई x = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लो, दिस इज -1, दिस इज 2, दिस इज 5 एंड दिस इज -6, यानी कि 5 + 2 7 हो गया, -1, यानी कि इसका मतलब है कि x = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब x = -1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, x + 1 जो होगा इसका एक फैक्टर होगा, है ना। क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास क्यूबिक ऑर्डर में लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसके x + 1 को हम 3 बार लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? x + 1, बीच में हम कुछ गैप छोड़ देंगे, x + 1, फिर बीच में गैप छोड़ देंगे, x + 1, और इक्वल टू में 0 लिख देंगे। आगे इतना बात समझ में आपको? अब हम क्या करेंगे, इसमें इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे x को आ जाए, तो मेरा आंसर होगा दिस इज x²। तो मैंने x² का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, दिस इज x³ + x²। मुझे चाहिए कितना, 2x², तो मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, x का, तो मेरे पास कितना हो गया, दिस इज x² + x। मुझे चाहिए -5x, मेरे पास +x है, तो बचा कितना मेरे पास, -6 करना पड़ेगा तभी होगा, तो -6x देन -6 = 0। यानी कि मैंने क्या देखा कि ऊपर वाले इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास x + 1 सब में से कॉमन निकल चुका है। अंदर मेरे पास आ रहा है दिस इज x² + x, -6 = 0। ऑब्वियसली अब मुझे यहाँ पर x² + x -6 के फैक्टर को निकालना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, दिस इज x + 1, x² + x -6 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज x + 3 और x -2। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर मान भी आसानी से निकाल सकते ना, तो x = कितना निकल के आएगा, -1, 2 और -3।
तो ये जो मैंने लॉजिक बताया हुआ ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है। मतलब कि अगर आप इनमें से एक रूट निकाल लो तो बड़ी आसानी से आप बाकी आप बना सकते हो। तो आई होप आपको शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, वहां पर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के दो हाँ सर हमको समझ में आ गया है। फिर मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताऊंगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जिससे और भी वो आसान है। आ गया समझ में आपको? ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में फिर से मैंने एक इक्वेशन यहां पर ले रखी है, एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इक्वल टू 0। तो फिर से मैंने यहां पर पूछा आपसे कि बताओ कि भाई इस x के फैक्टर क्या होंगे, इस x के डिवाइजर क्या क्या होंगे। तो आपने बताया था भाई हमारे पास इसके डिवाइजर प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री और प्लस माइनस सिक्स होंगे। फिर से अब इसमें रख के देखें क्या x इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए x इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। वन माइनस सिक्स प्लस 11 माइनस सिक्स, हाँ भाई x इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉजिक को फॉलो करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। इस x क्यू का कोफिशिएंट कितना है, वन है ना, कितना है वन। सिक्स एक्स स्क्वायर में कितना है माइनस सिक्स, देन उसके बाद है 11 और उसके बाद है माइनस सिक्स। यहाँ पर एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और जो इसको वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा था वो मेरे पास क्या कर रहा है, ओनली वन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने वन लिखा। यहाँ पर स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होगी, वन को जीरो में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं। अब इस वन को हम यहाँ पर इससे वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वन। तो यहाँ पे वन लिख दिया। माइनस सिक्स प्लस वन कितना होता है, माइनस फाइव। अब इस वन को हम माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो दिस इज माइनस फाइव। तो 11 माइनस फाइव कितना हुआ, दिस इज सिक्स। अब वन को हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, प्लस सिक्स जीरो। तो यानी कि ये वाला पोर्शन तो हमें तो जीरो ही निकल के आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर है हमारे पास है। तो अब मेरे पास ये क्या हो गया, दिस इज योर, ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हो गया एक्स का कोफिशिएंट, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब ये निकला कि मेरे पास होगा दिस इज एक्स माइनस वन पहला फैक्टर और दूसरा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, है ना। तो मेरे पास क्या होगा, दिस इज एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यानी कि मेरे पास x जो निकल के आएगा वो मेरे पास आएगा वन टू और थ्री। तो ये मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है। तो आपको ऑब्वियसली आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी क्लियर हो गया होगा। बहुत आसानी से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड की हेल्प से क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो फटाफट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि भाई हाँ, चैट बॉक्स में कि हाँ हमको समझ में आ गया, यस करके लिख दीजिए, यस सर। फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। मैं उसके बाद आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे हम आपको कैलकुलेटर की हेल्प से भी हम अपने रूट्स निकाल सकते हैं। फटाफट आंसर लिखिए। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि कैलकुलेटर की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से भी मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि कैसे हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको करना है क्या है कि मेरे पास
एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो कि मेरे पास दिए थे लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखो मैं कुछ आपके सामने ऑप्शन भी यहां पर रख देता हूं, ये आपके सामने कुछ ऑप्शन है ना। अब आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन से रूट्स जो हैं इसके करेक्ट हैं, कौन से कंडीशंस को इसको फॉलो कर रहे हैं, कौन से इसके रूट्स हैं। तो देखो इक्वेशन को अगर हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं मोड पे जाता हूं तो यहाँ पर मैं आप देखेंगे कि मेरे पास ये कुछ ऑप्शन लिखे आते हैं जिसमें हमारे पास 5 पर इक्वेशन लिखा है, तो मैंने 5 को प्रेस कर दिया है ना। 5 को प्रेस करने के बाद नीचे की तरफ आता हूं तो देखो यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 4 को प्रेस कर देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन कोफिशिएंट बोलेगा। तो मेरे पास लैम्डा क्यू का कोफिशिएंट कितना है 1, लैम्डा स्क्वायर कितना है -6, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सही सही कर दूं, यहाँ पर ये जो है लैम्डा है, दिस इज ओनली लैम्डा है ना, ये थोड़ा करेक्शन है यहाँ पर, दिस इज लैम्डा। तो मेरे पास नेक्स्ट कितना है, दिस इज 9, और लास्ट में मेरे पास कितना है -4, है ना। तो अब मेरे पास पहला रूट क्या निकल के आ रहा है 4, दूसरा रूट निकल के आ रहा है 1। चूंकि एक बात कहते हैं ना, जब भी कैलकुलेटर के अंदर कोई वैल्यू अगर रिपीट होके आती है तो वो हमारे पास केवल एक बार होती है। पहली वैल्यू हमेशा डिस्टेंट होती है दूसरे से, और दूसरी वैल्यू के बाद मेरे पास कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इसका ऑप्शन जो होगा वो मेरे पास डी के बराबर होगा, यानी कि इसका जो रूट्स होंगे वो 4 1 1 होंगे। क्या होंगे 4 1 1 निकल के आंसर आंसर इसका आएगा। ओके, तो हम अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का आंसर तभी आंसर सही देगा जब आपकी ये इक्वेशन सही निकल के आ रही होगी। अगर ये इक्वेशन ही गलत निकल के आ रही है तो भाई रूट्स भी ऑटोमेटिकली गलत निकल के आएंगे, वो तो सही हो ही नहीं सकते आपके। तो अब यहाँ पर इन चीजों का, तो मैंने यहाँ पर 3 मेथड आपको बता दिए कैसे हम किसी भी क्यूबी इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो हम अपने शॉर्टकट मेथड, सिंथेटिक डिवीजन, आप हमेशा सिंथेटिक डिवीजन का यूज करिएगा, वो सबसे आसान मेथड हमारे पास है। आपको वहां कोफिशिएंट ढूंढना भी नहीं पड़ता है, कैसे आंसर निकलेगा, आपके रूट्स भी निकल के आ जाते हैं। ओके, तो आंसर आपका है डी। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए मैं इसको ज्यादा सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस इसमें जो नई चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं वो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। मैं मान के चलता हूँ कि आपको लेमडा निकालना आ गया, और लेमडा की वैल्यू जो है मेरे पास 822 आ गई है। हमने इसके डायगोनल भी चेक कर लिया कि भाई हमारे पास ये सम निकल के आ रहा है कि डायगोनल का सम जो है डायगोनल का सम जो है मेरे पास क्या है यहाँ पर 6 + 3 + 3 यानी कि 12। तो यहाँ पर देखो इसका सम भी 12 भी बराबर आ रहा है। इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ कितना आना 32, तो मैं 8 × 2 × 2 करूंगा तो मेरे पास 32 निकल के आएगा। तो भाई जब भी अगर आप आइगन वैल्यू निकालो तो इन पॉइंट को चेक करके जरूर देख लेना, नहीं तो अदरवाइज आपको आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। पहला आइगन वेक्टर में निकाल के आ रहा हूं, तो मेरे पास आ रहा है पहला आइगन वेक्टर। मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास नॉन आइडेंटिकल चीज आ रही है। तो ये देखो मैं पहले भी आपको पता चुका, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा मैं। अब बेसिकली जो मेरा यहाँ पे पर्पस जो है वो मैं बस सेकंड के लिए है, क्यों, क्योंकि लैम्डा जो है मेरे पास 2 बार निकल के आया, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 2 2 आई है ना। तो अब अगर मेरे पास 2 के कोरस्पॉन्डिंग में अगर मैं आइगन वेक्टर निकालना चाहता हूं तो मेरे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखें हम। अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर इसका देखें कि अगर मैं निकालता हूं 4/-2, ध्यान दीजिएगा 4/-2 -2/1 2/-1, दोनों की सारी वैल्यू जो है इक्वल है। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड निकालू तो -2/2 1/-1 -1/1, यानी कि ये भी इक्वल। इसका मतलब ये कि तीनों के तीनों रो जो है वो मेरे पास आइडेंटिकल है। क्या है, तीनों के तीनों रो जो है मेरे पास आइडेंटिकल है। तो क्यों नहीं, दो रो को मुझे यहाँ पर जीरो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस रो की हेल्प से मैं इसको और इसको जीरो बना दूंगा। क्या लगाऊंगा ऑपरेशन, ये वाला, तो ऐसा निकल के आएगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन क्या निकल के आएगी 2x - y + z। अब देखो ध्यान सुनना, बिल्कुल जब जब समझाना चाह रहा हूं, जब भी किसी भी इक्वेशन एक निकल के मेरे पास आए, क्या है, एक निकल के मेरे पास अगर आती है
तो ऐसी कंडीशन में आप देख लो कि हमें क्या रखना है, एक्स या वाई लूं, वाई या जेड लूं, या एक्स या जेड लूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा क्वेश्चन में मेरा मेरा सजेशन ये रहता है, जहां तक हो सके हमें ऐसे वेरिएबल को कंसिडर करना चाहिए जिसमें हमें तीसरा वेरिएबल जब निकालो तो डिवाइड ना करना पड़े। जैसे कि अगर मैं एक्स और वाई को लूंगा तो जेड मेरा निकल जाएगा, अगर मैं एक्स और जेड को लूंगा तो वाई निकल जाएगा। तो हम इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक्स और जेड को ले लेता हूं। तो मैंने एक्स बराबर ले लिया k1 और जेड बराबर ले लिया k2। तो मेरे पास 2k1 प्लस वाई इक्वल टू प्लस k2 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू k1 प्लस 2k2। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी मैट्रिक्स को यहां पर इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखो यहां पर मैंने लिखा कि k1 2k1 प्लस k2 और k2। अब ये करूंगा, क्या मैं इस k1 को ऐसा लिख सकता हूं 1k1 प्लस 0k2, इस k 2k1 प्लस k2 को ऐसा लिख सकता हूं, और लास्ट वाले k2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस k1 के कोफिशिएंट को अलग कर लेंगे और फिर k2 के कोफिशिएंट को हम अलग कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड योर x2 और दिस इज कॉल्ड योर x3। तो मेरे पास x2 और x3 कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाएंगे। तो यहां पर ये दो क्वेश्चन, एक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कैसे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट थी, आइगन वेक्टर भी मेरे पास सेम आ गए। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि दूसरे वाले क्वेश्चन में आइगन वैल्यू कोई मेरे पास कुछ रिपीटेड आई, तो उस प्रकार से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर। आप बताइए कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है। फटाफट चैट बॉक्स में बता दो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। मैं आपका वेट कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया है कि इन मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू किसकी है। ठीक है, फटाफट चैट बॉक्स में सॉल्यूशन निकाल के बताइए कि इनमें से कौन सी आइगन वैल्यू करेक्ट है। अगर मैं डायगोनल के सम के वाले लॉजिक को फॉलो करूं तो देखो भाई, यहां पर मैं इसका करूं तो इनका सम कितना आ रहा है, -1। तो ये -1 दे रहा है, ये -1 दे रहा है, ये कितना दे रहा है मेरे पास, ये भी -1 दे रहा है, और ये दे रहा है मुझे कितना 5 + 5 यानी कि 13। तो ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता। तो मेरे पास या तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, या थर्ड होगा। अब हमें ये सोचना है कि इनमें फर्स्ट होगा, सेकंड होगा कि थर्ड होगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाल लो। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, देखिए -2 के लिए दिस इज 0, -12, देन -2 के लिए 0, -6, देन -3 के लिए -4 + 1, ये हो गया 24, ये हो गया 12, ये हो गया मेरे पास कितना -3 यानी कि +9। कितना हो गया मेरे पास भाई, ये 12, 26 और 9 को अगर मैं ऐड करूंगा 26 + 9 कितना होगा मेरे पास 35। क्या मेरा डिटरमिनेंट सही आ रहा है, इसका चेक कर लें। -2 के लिए 0, -12, 2 के लिए 0, -6, -3 के लिए -4 और +1, ये हो गया 24, ये हो गया +12, ये हो गया दिस। तो अब इनमें से कौन सा है, क्या इनका प्रोडक्ट 35 आ रहा है क्या? क्या इनका प्रोडक्ट 45 हो रहा है क्या? ऑब्वियसली नहीं। क्या इसका प्रोडक्ट 45 हो रहा है क्या? देखें 3 × 3 9, 9 × 4 यानी कि इसका प्रोडक्ट 45 हो रहा है। क्या इसका प्रोडक्ट 45 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज परफेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हमें किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू चेक करनी है तो उसको हम सेकंड वाले पॉइंट जो होता है उसको हमेशा चेक करेंगे, क्या मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वही आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है मेरे पास परफेक्टली राइट है। राइट, आगे बात समझ में।
अब कैली हैमिल्टन के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको आती होगी, अगर आपको नहीं आती तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यूनिट बाय यूनिट आपको वहां पर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस से में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तो तीन टॉपिक हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, इन चार टॉपिक को तैयार कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, यूनिट नंबर 1 से अगर हमें टॉपिक को तैयार करना है तो इन टॉपिक को तैयार कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले आपको टॉपिक बता दिए। नंबर 2 की अगर बात करें तो बीटा गामा फंक्शन, समेशन ऑफ सीरीज, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। अगर सीक्वेंस ऑफ सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो फुल रेंज फोरियर सीरीज, पीसी टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट या डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, इनको आप तैयार कर सकते हैं। की पॉइंट नंबर 3 भाई देखो, अब यहाँ पर क्या है, आपको की ऑफ सक्सेस फोर्थ दिया हुआ है मैंने, यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको यूनिट वाइज अगर वीडियो लेक्चर देखना है तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको पूरे मिल जाएंगे। देन प्रीवियस ईयर के अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखना है, जिनके पेपर्स जो आए हुआ एग्जाम में, उनके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप www.sonendragupta.blogspot.com पे जाएंगे तो वहां पर आपको और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मेरा कहने का मतलब क्या है। तो देखो भाई, आपको इसके लिए करना है क्या है, मान लीजिए आपने www लिखा .sonendragupta blogspot.com है ना, इस पे लिखा आपने। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुकीज वगैरह की, इसको हम दूसरी जगह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ये दिखाई देगा यहाँ पर। अब आप क्या देखेंगे कि जब इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रीवियस ईयर आरजी पेपर है, पेपर एंड सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, और जहां पर आपको इसके अलावा दिखाई देगा दिस इज द आरजीबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप आरजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आरजीबी क्वेश्चन पेपर जून 2024, दिसंबर 2023, जून 2023, दिसंबर 2022, जून 2022, दिसंबर 2022, जून 2022। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप जून 2024 का पेपर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर गए, तो यहाँ पर आपको ये पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, हर ब्रांच के, हर सब्जेक्ट के दिखाई देंगे। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 1, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, बी ट्रिपल ई, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स 2, बीएमई, बीसीएम। अगर मान लो आपको मैथमेटिक्स 1 का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप यहाँ पे फुल लेंथ फ्री वीडियो सोल्यूशन, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर BT 102 के सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8। आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करिए, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने क्लिक किया तो सीधे ये आपको वहां लेके जाएगा जहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपका अवेलेबल है। तो वहां पर आप देखेंगे ये सोल्यूशन आपका यहाँ पर सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा और आप उसका सोल्यूशन वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का जो भी आया हुआ है तो आप वहां पर इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये पूरा सोल्यूशन दिया हुआ ना, आप इस सोल्यूशन को पूरा वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आप कोई भी चीजें यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बस मेरे कहने का पर्पस ये कि आप मेरे साथ जुड़ते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको मैं सारे वीडियो लेक्चर के सोल्यूशन की फॉर्म में दे रहा हूँ, जिनमें आप ज्यादा अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, वहां पर आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। दूसरा क्या, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, डू यू वांट मोर वीडियो लेक्चर इन दिस फ्यूचर, क्या फ्यूचर में आप ऐसे और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रेस बेल आइकॉन एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल, जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन को आपको प्रेस करना है, वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में ऐसे और भी वीडियो लेक्चर मिल सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं।
तो थैंक यू, आज के लिए मेरे पास केवल इतना ही। अगर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अब आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूं। ओके, राइट। हाँ, डेफिनेटली यस सर। आप अभय त्रिपाठी ने बोला अनंत सोनकिया कुछ पूछना चाहते हैं। यस सर, ऑन रेगुलर बेसिस नहीं, ये क्लासें मेरे रेगुलर बेसिस में नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको केवल इतना बताया हुआ है कि थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखा। आप थैंक्स। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको मैं कुछ समय दे रहा हूं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर मैं सेशन को यहां पर एंड कर रहा हूं। हाँ, डिस्किट का भी मैं आपको क्वेश्चन अभी नेक्स्ट संडे जो है वो डिस्किट के ऊपर ही बेस्ड मेरा होगा। आप उसमें जुड़ सकते हैं। सुधांशु शेखर का है मेरा क्वेश्चन। सब पुराने पेपर में से आएगा। हाँ बिल्कुल, पुराने पेपर में से आएगा। लोकेंद्र धाकड़ जी ने पूछा हुआ है, बिल्कुल आएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 1। मैं अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करेंगे तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 जाता है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 फर्स्ट प्रायोरिटी है। देन यूनिट 1, फिर आप यूनिट नंबर 1 का कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जून 2000 में से ही आए में से आएगा। हम देखिए, मैंने आपको पेपर दे चुका हूं। मैं आप पेपर कोई भी आप सारी सभी पेपर पुराने वाले सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे पेपर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी यूनिट करना चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि यूनिट नंबर आपको जो करना चाहिए वो यूनिट नंबर 1 कर लो, आप 3 कर लो और 5 कर लो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। हाँ, कुछ दिनों बाद में आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर भी यहाँ पर आपको दूंगा। मैं कौन कौन से मॉडल टेस्ट पेपर आपको करना चाहिए और आप उनको देख सकते हो, है ना। मॉडल टेस्ट पेपर आप दूंगा। कुछ दिनों में आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आप सभी के क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए होंगे। मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स को पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स।